नमस्कार, मैं डॉक्टर JP सिन्हा, जगन्नाथ प्रसाद सिन्हा, यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और मेरा कार्यक्षेत्र तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। लेकिन आपको मैं इंजीनियरिंग का इंटरवेंशन कैसे एग्रीकल्चर में फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए शायद पढ़ाई करना और एक्चुअल यूज़ करने में थोड़ा संबंध समन्वयन स्थापित कर सकता हूँ। तो जस्ट एक थोड़ा छोटा सा PPT है, उसके माध्यम से मैं आपको ज़्यादा अच्छा से बता पाऊँगा। लेकिन जो कृषि है, यह कृषि कोई नई चीज़ नहीं है। यह हम खासकर हमारे समुदाय में तो शायद कृषि और कृषि के बिना शायद ये जीवन ही की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हम तो करते आए हैं, खेती करते आए हैं, किसानी करते आए हैं, लेकिन उसको आज के परिप्रेक्ष्य में इस तकनीकी की सहायता से कैसे उसको सुदृढ़ किया जा सकता है और हम जो पढ़ाई चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं उसका समन्वयन करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो केवल हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है जो 750 एकड़ का क्षेत्र है दिल्ली में। 450 एकड़ में मैं खेती करता हूँ। यह भारत सरकार की एक संस्था है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य जो है नई प्रजातियां और उसमें संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको हम कितना समृद्ध कर सकें उसके। और मैं यहाँ अपना विचार जो रखने के लिए जा रहा हूँ वो हम नए नवयुवकों को कैसे इस माध्यम से हम रोजगार दे सकते हैं, क्या सोच हो सकते हैं। इतने छोटे से समय में तो मैं केवल इंट्रोडक्शन उसका परिचय ही दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रेरित होते हैं तो आप हम जैसे संस्थाओं से जुड़े, शायद मैं आपको आगे बढ़ा पाऊँगा। देखिए, टारगेट एरिया कौन सी जो है, जो कोर एग्रीकल्चर है, कोर एग्रीकल्चर, टेक्नो एग्री एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, 3 भागों में मैंने बांटा है। कोर एग्रीकल्चर में मैं आज कहता हूँ कि सीड प्रोडक्शन, सीड को प्रोड्यूस करके आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मेडिसिनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप कल्टीवेशन, जो कि आज की डेट में बहुत मायने रखता है। आज हम सब लोग प्रेरित हो रहे हैं उसके तरफ। तो यह भी एक प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जैसे हम अपनी हेल्थ के शायद अब थोड़ा ज़्यादा करने लगे हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं। जब हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद उसके पहले अगर प्रिवेंटिव करें तो जाना नहीं पड़े। उसी तरह से प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, यह हमारे नवयुवक ही अगर आगे आएँ और उसको समृद्ध करें तो हमारे किसान को, जो रिसोर्स पुअर किसान हैं, उनको सहायता कर सकते हैं और उनकी आय भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारे देश और समाज की आय बढ़ेगी। तो उससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम आगे बढ़ा सकते हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, हम जो उगाते हैं उसका मेन सोर्स तो सॉइल है, और उस सॉइल का अगर दोहन करते जाएं तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी खराब हो। जो आज केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम डाल के और हम अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं, तो एक बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पहले स्थिति क्या है, जैसे हम अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो हमारे टेस्ट में ब्लड में क्या है उसका पता चलता है, उसी के बाद दवाई डॉक्टर न्यूट्रिशन विटामिन्स को प्रेस्क्राइब करता है। तो जब तक सॉइल हेल्थ हमें पता नहीं हो तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, इसका भी एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आजकल आधुनिक मशीनें हैं, कुछ हमारी संस्थान ने भी दिया है, सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन उसको हम नौजवान अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने
किसानों का हेल्प कर पाएंगे। पानी एक बहुत ही ज़रूरी है। पानी का प्रबंधन जो बहुत ज़रूरी है, कहीं बहुत अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, लेकिन उसका अगर प्रबंधन करें तो शायद हम ज़्यादा उत्पादन कम पानी से कर सकें। टेक्नो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, हम करते हैं, हमारे किसान करते हैं, छलनी, छाछ, ये सब उसी का पार्ट है, लेकिन उसको कम समय में एक रूपता के साथ करने के लिए कुछ मशीनों का उपयोग करके हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फार्म मशीनरी, आप हम सब लोग इतनी मशीनें देख रहे हैं, ये सारी मशीनें हम चलाते हैं, लेकिन इसका सदुपयोग करके शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज की डेट में जैसे ओला उबर कंसेप्ट है, उसी तरह से अगर हमारे पास कुछ धन है और कुछ लोन लेके एक कंसेप्ट बनाए, तो उसी तरह से किसानों के लिए ट्रैक्टर, कंबाइन और बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, और उससे एक रोजगार के साथ साथ हम अपने विकास को आगे कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, ये जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ रखी हुई हैं, शायद एग्रीकल्चर बेस ही है उसका। अगर इसको प्रोसेस करके विभिन्न उपयोग, जैसे टमाटर जब किसान उगाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, और टोमेटो प्यूरी आप अपने घर में यूज़ करते हैं, उसका कॉस्ट क्या है। दूसरा, टमाटर उगता एक सीजन में है और हम सालों भर टोमेटो प्यूरी खा रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग के बदौलत ही है ना, तो उसको प्रोसेसिंग से लाभ ले सकते हैं। तो उस प्रोसेसिंग को करते, एक आजकल वर्ड हाइड्रोफोनिक्स की आई है, मैं कुछ आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। हाइड्रोफोनिक्स मीन्स केवल पानी से हम पौधे उगा सकते हैं और पौधों से लाभ ले सकते हैं। यह अर्बन एग्रीकल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने छोटे से किचन गार्डन, आज की डेट में दिल्ली में तो किसी के पास किचन गार्डन भी नहीं है, लेकिन अपनी बालकोनी गार्डन बना सकते हैं, अपने छत का यूज़ कर सकते हैं और उससे कुछ ताज़ी खा सकते हैं और अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं, और हेल्थ के लिए बहुत सदुपयोगी भी होगा। अब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं अगर, तो AI बेस्ड, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि बहुत लोगों के इंटेलिजेंस को एक जगह इकट्ठा करके और किसी को किसी माध्यम से एक्सेस लेना, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। फार्म मैनेजमेंट सिस्टम में चाहे पानी की गुणवत्ता हो, चाहे सॉइल की गुणवत्ता हो, कौन सा पेस्ट लग रहा है उसकी हो, उसका रोकथाम हो, वो सारा कुछ हम एक माध्यम से कर सकते हैं। इसमें IT सेक्टर के जो हमारे नौजवान हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनसे संबंध स्थापित करके हम एक अल्टीमेट प्रोडक्ट हम किसान को दे सकते हैं, और उससे किसान को भी अगर फ़ायदा होगा, कुछ पार्ट आपको भी फ़ायदा होगा, तो हम अपनी रोजगार को खुद सृजित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फार्म टू कस्टमर सप्लाई, अब जो जैसे जनरल बिजनेस जो है क्या है, एक जगह पैदा होता है, वो फिर डीलर और उसके सब डीलर और एंड तक आता है। अगर फार्म टू फोर्क का करें, आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, अगर हम फार्म प्रोडक्ट को, अगर उसकी हेल्थ को, उसकी स्टेटस को सुदृढ़ करके अगर फार्म टू फॉर्क तक पहुंचाएं, फॉर्क मीन्स थाली तक पहुंचाने, एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम करें, वो ICT के बदौलत किया जा सकता है। उसमें भी हमारे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल प्लांट कल्टीवेशन, बहुत हमारे कुछ साथी भी आपको बताएंगे। मोरिंगा या ड्रम स्टिक, इसका हर पार्ट जो है वह एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है, और मैं एक कोर्स भाषा में 2-3 बात बताऊंगा कि मोरिंगा का जो लीफ होता है, या अगर 20 ग्राम भी पर डे अगर खाया जाए तो हीमोग्लोबिन की जिनको प्रॉब्लम है शायद वो बहुत हद तक दुरुस्त हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। बी कीपिंग जो हनी है,
हनी ही नहीं, बी कीपिंग से केवल हनी ही नहीं होता है, इसमें रॉयल जेली भी इसका एक प्रोडक्ट है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि रॉयल जेली में एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। जो आज की डेट में हम बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन जो हर्बल प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें हर्बल की मात्रा बहुत कम होती है। आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो डायरेक्ट अगर इसको हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की यूज़ करें तो यह बहुत सफल प्रयास हो सकता है अपने समाज को आगे बढ़ाने तथा खुद को समृद्ध करने। वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये भी एक इंडेवर है। इससे सॉइल की गुणवत्ता और उत्पादन को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। सेफ सप्लाई चेन ये भी एक माध्यम हो सकता है। सेफ सप्लाई चेन में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आप भी इसी परिवेश से हैं। जो सब्जियाँ आती हैं उसमें कितना टॉक्सिसिटी है, शायद हम उसको अपने आँखों से नहीं देख पाते, अगर टेस्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। उसकी प्रोसेसिंग करके, और ऐसे मेट्रोस में हम इलाइट पीपल हैं जो 1 रुपये ज़्यादा भी दे के खरीदेंगे अगर सेफ फूड मिले तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। एक सीड प्रोसेसिंग का मैं एक उदाहरण दिया हूँ, एक ब्लॉक मॉडल है कि इसमें किस तरह की इम्प्योरिटी, सीड और ग्रेन में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि सीड उसी को कहा जा सकता है जिसमें आगे की जीवन देने की क्षमता हो, अगर नहीं है तो वो ग्रेन है। तो जब जीवन है तो उसकी भी कोई एक लाइफ है। लाइफ को हम डिके तो होगा ही, लेकिन उसकी रेट को कम कर सकते हैं। यह एक माध्यम है कि बोल्ड चीज़ों को, जिसमें फूड रिजर्व ज़्यादा है, उसको छांट के, एक कॉमन भाषा में जो हमारे पूर्वज किया करते थे कि अच्छे उत्पाद को एक जगह रख लेते थे और उसको सीड के रूप में उपयोग करते थे। अच्छे उत्पाद में ये कचरा और जितना जो फॉरेन मटेरियल है, जो भी कचरा है, वह इंसेक्ट को इनवाइट करता है। हम घरों में भी देखते हैं कि अगर जो दालें हैं और उसमें थोड़ा कचरा है अगर, तो उसमें कीड़ा जल्दी लगता है। तो इन कचरों को निकालना बाहर ज़रूरी है, टूटे हुए दानों को निकालना बाहर ज़रूरी है। वह मैकेनिकल प्रोसेसिंग, जैसे कन्वेंशनल प्रोसेसिंग में सूप, छाछ, छलनी, इसका उपयोग करके हमारे लोग किया करते थे, उसको कम समय में समानता के रूप में, एक रूपता में हम आज की डेट में मशीनें उपलब्ध हैं, उससे हम कर सकते हैं। और यह एक रोज़गार का माध्यम हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़रूरी सीड, अच्छे सीड का होना ज़रूरी है। अब ये जो एक्वाफोनिक्स एंड हाइड्रोफोनिक्स की बात करें तो ये मल्टी लेयर में, जैसे मैं अभी अर्बन एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, तो मल्टी लेयर में हम कर सकते हैं यह काम। इसके साथ नीचे अगर हम फिश पॉन्ड का सिस्टम रखें तो फिश की जो एक्सट्रेटा है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में रेनफोर्स करके इस पौधों को दे सकता है, और वो पौधे बिना फर्टिलाइज़र के भी साथ साथ फिश प्रोडक्शन भी, यह मॉडल हमारे संस्थान ने इस्टेब्लिश किया है और यह किया जा सकता है। जो आज की डेट में अर्बन एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और शायद हम कुछ लोग शौक से भी करते हैं कि कुछ फ्रेश प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएगा। मशरूम कल्टीवेशन, मेनी टाइप्स ऑफ द मशरूम्स, बहुत प्रकार के हैं। वो जो कॉमन में हुआ है, बहुत जो ईडेबल एंड कॉमन है, बहुत सी प्रजातियां हैं जो ईडेबल नहीं है। जो मार्केट प्रोमिनेंट है ये 3 बहुत ज़्यादा हैं। इसमें फ्रेश मशरूम को भी यूज़ किया जा सकता है, ड्राइड प्रोडक्ट को भी यूज़ किया जा सकता है। यहीं पर हमारी एक कोई उद्यमता का रोल आता है।
जहां हम कर सकते हैं। और इसे ड्राइड, इसके अलावा इसके प्रोडक्शन के लिए जो बीज उपयोग होता है उसमें स्पॉन करते हैं हम। स्पॉन की भी सपोर्टिंग अगर एजेंसी हम कुछ खोलते हैं, अगर हमारे उपभोक्ता है, तो उससे भी बिजनेस एक इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारी आजकल आ रही हैं, उस पर भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल क्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे अश्वगंधा है, टर्मेरिक है, मोरिंगा है, एलोवेरा है, स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यह जो है यह पानी में होता है, बस इसकी मेडिसिनल एंड फंक्शनल जो वैल्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका उपयोग ये बहुत छोटे से जगह में, लेकिन कोई भी बिजनेस के लिए सबसे पहले बाजार का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ, तभी हम करेंगे। किसी चीज़ से मोटिवेट होकर, आप हमसे मोटिवेट होकर सीधे हनुमान कूद मत करें, सीधा पहले एक प्रोसेस से आगे बढ़ें। शायद मेरा अपना सुझाव यही होगा। अब जैसे फार्मेशनरी में, जैसे ओला उबर का कंसेप्ट मैंने बताया, आज से 20 साल पहले जब ओला उबर नहीं था तो शायद टैक्सी लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज हम अपनी गाड़ी को भी छोड़ के सोचते हैं कि नहीं, ओला उबर से चले जाते हैं, कहाँ पार्किंग करने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। उसी तरह से हमारे जो छोटे सीमांत किसान हैं, शायद क्या आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उन रिसोर्सेज को ओला उबर की तरह, टैक्सी की तरह हम उपलब्धता करा सकते हैं। साथ साथ वह नौयुवक एक रोजगार भी अपने को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसमें जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जो इसमें ट्रैक्टर्स और उसके साथ इम्प्लीमेंट्स, सिंगल विंडो सप्लाई, जब मशीनें ज़्यादा होंगी तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होगी, तो वर्कशॉप भी एक उसका पार्ट होगा। अगर लोकल वर्कशॉप होगा तो शायद कम खर्च में बनेगा, तो वह भी एक हो सकता है। ये फार्म इक्विपमेंट फ्लीट, कंबाइन हार्वेस्टर तो ऑलरेडी भारतवर्ष में यही मैनेजमेंट फ्लीट की तौर पे चल रहा है और इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन की बात है। हम लोग जैसे पहले हम अपने गांव में देखते थे कि गोबर की खाद यूज़ करते थे, शायद आज हम नहीं, बहुत कम करते हैं। तो तकनीकी के आधार पर उसका कारण क्या है कि उसमें वेट बहुत करना पड़ता है, लेकिन जो यूरिया के उपयोग से या शोध से स्थापित है कि यूरिया डाल के आप प्रोडक्शन तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लेकिन मृदा में जो अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसका उपयोग नहीं होकर आपकी मृदा कमज़ोर होती जा रही है। तो इसमें इनका समन्वयन बहुत ज़रूरी है। यह उसी प्रकार है जैसे B12 खा के आप तो ताज़े तो हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो विटामिन डी की गोलियां खिलाता है। तो इस तरह से हम अगर सुदृढ़ करना है लंबे समय तक, आने वाली पीढ़ी को भी हमें अच्छे एग्रीकल्चर के लिए रहने देना है अपने ज़मीनों को, तो शायद इसका उपयोग करना ज़रूरी है। और इसमें भी बहुत सारी तकनीकियां हैं, तो यह माइक्रोब्स से ही काम करता है। तो माइक्रोब्स का चयन और किस प्रकार से कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, वह आगे इसमें एक स्रोत हो सकता है। अब AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे पहले सैटेलाइट से बहुत सारी जानकारियाँ आती थी, वो सरकार तक ही सीमित या सुदृढ़ लोगों के पास ही रह जाती थी। एक एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर बहुत बढ़िया हो सकता है। ड्रोन का उपयोग बहुत कुछ में है, जैसे जनरली एग्रीकल्चर में लोग कहते हैं कि स्प्रेइंग के रूप में जो ड्रोन दीदी का कंसेप्ट है वहाँ हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है
अगर हम इसको घुमा के और एक डाटाबेस से अगर हम लिंक कर दें तो हमें फसल का क्या स्टेटस है, यील्ड का क्या स्टेटस है, इसमें कौन से रोग आने वाले हैं, उस रोग का कैसे हम उपाय करेंगे, उसको समय रहते हम एड्रेस कर सकते हैं और उससे जो नुकसान होने की संभावना थी उसको कम कर सकते हैं। तो इनपुट मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे सॉइल में मॉइस्चर कितना कम हो गया या फर्टिलाइजर की स्टेटस क्या है, उसका भी हम प्रबंधन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट सिस्टम एआई बेस्ड, चूँकि ये इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो आदमी ऑपरेट कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, वो इंटेलिजेंस हम जो भी लोग काम कर रहे हैं उसकी इंटेलिजेंस से लिंक है। एक फार्म एनर्जी की बात करते हैं, तो आज की डेट में जो एनर्जी ऐसे कुछ समृद्धि हमें मिली है, लेकिन कुछ थ्रेट भी है आगे आने के समय में। तो एनर्जी में जो हमारे पास भारत के पास जो सोलर इरेडिएशन है बहुत ज़्यादा है, उसको अगर ट्रैप करके ऑन फार्म ही अगर बिजली को हम दे सकें और उसके साथ साथ जो मशीनें हैं उससे चलने वाली हो, तभी वो यूज़ में किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी एक ऑप्शन है। एक बायोगैस है। बायोगैस जनरली बहुत लोग जानते हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बायोगैस में होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेबिलिटी से फैक्टर, जहाँ बन रहा है वहीं पर यूज़ होगा, तो शायद यह उतना उपयोगी नहीं हो पाया, इसलिए इतना नहीं बढ़ा। लेकिन उसका कन्वर्जन कंप्रेस्ड बायोगैस, जैसे हम सिलेंडर में एलपीजी यूज़ कर रहे हैं वैसे कंप्रेस्ड हो सकता है। और बायोगैस में जो एक कमी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसके साथ मिला होता है, जो कि डायरेक्ट इंजन में उपयोग नहीं हो सकता, उसको हम निकाल सकते हैं। यह छोटे से प्रयोग से हम लोगों ने किया है। और जैसे सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं, वैसे ही हमने एक काम किया है कि ट्रैक्टर में हाइब्रिड सिस्टम, और ट्रैक्टर में कुछ नहीं, जो ये ट्रैक्टर देख रहे हैं उसमें एक बक्सा लगा हुआ है, केवल इतना ही लगाना है। इस हाइब्रिड सिस्टम से ट्रैक्टर फुल कैपेसिटी से चल सकता है। तो शायद जो डीजल की प्राइसें बढ़ रही हैं, चाहे जो इनसिक्योरिटी है उसको कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है इस सीबीजी की कि इसमें मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो कम्युनिटी लेवल पे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि फैमिली और फार्मर लेवल पे। जो फंड सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग सर्विसेज। आज हम शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ रहा है, क्या है, हम या तो हैंडलर को, मैनेजमेंट सिस्टम को देते हैं, या कोई ब्रोकर से हम बात करते हैं। उस तरह से भी हम एग्रीकल्चर में भी यह कर सकते हैं। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की संभावनाएं अब बढ़ती जा रही हैं, जहां हम माने कोऑपरेटिव फार्मिंग और ये आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी कुछ आगे हम बढ़ सकते हैं। जैसे ये एक इसलिए दिखाया गया कि पहले हम लोग क्या करते थे कि एक फार्मर है, फार्मर सीधे मार्केट में बेच दिया, उसके बाद चेन काम करती थी। अगर फार्मर को सपोर्टिव सिस्टम, जो ये सारे लिंक्स हैं, इनपुट, सप्लाई एंड मार्केटिंग की, अगर इसको लिंक कर दिया जाए, लिंक कैसे कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं इस आईओटी के, आईसीटी के कंजंक्शन से। तो जो हमारे नौजवान आईसीटी और आईओटी में काम करते हैं, शायद उनका एग्रीकल्चर में वो अपना उपयोग करके अपने को तो सुदृढ़ करें ही, समाज को भी सुदृढ़ कर सकते हैं।